कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में किसी तरह की तकरार? लोगों में इक्वलिटी उसकी कमी महसूस होती है। नाम बदलने से इतिहास का एक पन्ना हट जाता है। हिस्ट्री को उल्टा नहीं लिखा जा सकता, जो लिखा जा चुका वो लिखा जा चुका। भारत की दो चीज़ें रहनी चाहिए, इंसाफ और भाईचारा। मौलाना मोइबुल्लाह नदवी संसद भवन के ठीक सामने जो मस्जिद है, जिसे हम फ़खरुद्दीन अली अहमद मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे पिछले करीब 1.5 दशक से वो इमाम हैं। इसी साल अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें रामपुर संसदीय क्षेत्र से उन्होंने एक बड़ी जीत के साथ संसद भवन में पहुंचकर नई पहचान अपनी बनाई है। राजनीति में नए होने के बावजूद नदवी साहब राजनेताओं के लिए कोई अजनबी नहीं हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जैसी हस्तियों ने इसी मस्जिद में उनके पीछे बैठकर नमाज पढ़ी है। रामपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति उनका दायित्व क्या होगा, मस्जिद में वो अपनी इमामत जारी रखेंगे, राजनीति और धर्म के बीच वो कैसे संतुलन बनाएंगे, उनका मौलाना से सांसद बनने तक का अनुभव और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इन सब के बारे में बात करने के लिए वो आज हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, 4 पार्लियामेंट स्ट्रीट में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आप करीब पिछले 1.5 दशक से लगभग 15 साल से तो ज़्यादा हो गया जब आप यहाँ पे मस्जिद में आप इमामत कर रहे हैं, और मस्जिद और जो हमारा संसद भवन है उसके बीच चंद कदमों का ही फासला है। तो आपको इतना ज़्यादा लंबा समय कैसे लग गया इतनी कम दूरी तय करने में? बहुत अच्छा और उम्दा सवाल है आपका। मैं आपके पड़ोस में और पार्लियामेंट के पड़ोस की इस मस्जिद में पिछले 19 साल से इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पर इमामत की ज़िम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब स्वर्गीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और वो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए भी आए थे, और मुझे उन्होंने बड़ी बधाई दी थी, क्योंकि उमूमन जो इमाम होते हैं ऐसी ज़िम्मेदार जगह वो बहुत एजेड होते हैं, एजेड आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कम उम्री में मुझे सुना और सुन कर के मुझे बधाई दी, और बाद में भी मुझसे कुछ चीज़ें वो पूछते रहे, राब्ते में रहे। तो लेकिन ये कि पॉलिटिकल, तो ये मस्जिद जो है इसकी एक तारीख़ रही है कि जब ये पार्लियामेंट की इमारत कौंसिल हाउस कहलाती थी बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, तो उस वक्त भी जो काउंसलर कहलाते थे, चुनकर आते थे, वो भी इस मस्जिद में आते थे, और वही लोग बेशतर उनमें से फ्रीडम फाइटर बने जो यहाँ पर नमाज के लिए आते थे। और इसलिए मौलाना आज़ाद ने भी इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई है और नमाज़ें पढ़ी भी हैं। नेहरू जी भी आए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी आए हैं इस मस्जिद में, और उसके अलावा जो और भी फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की तो मज़ार और क़ब्र यहीं पर है मस्जिद कंपाउंड में, ज़ाकिर हुसैन साहब, और विदेश के भी लोग यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहीं इसी मस्जिद में उनको नमाज के लिए ऑफ़र करती रही है। लाई के अभी पीछे मोदी जी ने चीफ़ गेस्ट बनाया था एक मरतबा नजीब रज़ाक साहब, तो इसी मस्जिद में आए। इससे पहले महासिर मोहम्मद भी इस मस्जिद में आए, ज़ियाउल हक़ भी सार्क सम्मेलन में इस मस्जिद में आए, इरशाद साहब, मामून अब्दुल क़य्यूम, और ऐसे ही गल्फ़ के बहुत से हेड ऑफ़ द स्टेट्स यहाँ पर विज़िट करते रहे, नमाज के लिए आते रहे हैं। तो इस मस्जिद की एक तारीख़ रही है। तो यहाँ पर देश के और हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर आते रहे हैं। मैं समझता हूँ ऊपर वाले ने जो रब है हम सब का, उसने ये मौका दिया अचानक कि मैं इसमें आया, और फिर जनता के भरोसे और एतमाद से, एक इमामत बग़ैर आवाम के एतमाद और भरोसे के विश्वास के नहीं कर सकता कोई आदमी भी, और ऐसे ही ना इलेक्शन बग़ैर उसके आवाम की मर्ज़ी के जीत सकता है। तो दोनों चीज़ें ये इसमें मैं समझता हूँ ऊपर वाले का करम तो है, लेकिन ऊपर वाले की जो मखलूक है, जो उसका कुनबा है, सब धर्मों में कहा गया है कि मखलूक जो है, जो सारी मानव जाति है, ये उसका कुनबा है। इस कुनबे की के विश्वास और इसके यकीन और एतमाद के बिना ये एंट्री पॉसिबल नहीं थी। तो आपने ये समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना राजनीति में आने के लिए? क्योंकि अगर आप जैसे जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ ही अगर जाना है, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं,
तो दूसरी और बड़ी पार्टी जैसे कांग्रेस भी थी जो उत्तर प्रदेश में भी है जिसका अस्तित्व, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी आपका पहले से उनके साथ कोई जुड़ाव था या अचानक इस तरह की स्थितियां बनी कि उसी में आपको ठीक लगा? देखिए, समाजवाद एक नज़रिया है, समाजवादी पार्टी का एक नज़रिया है। और चूँकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, रामपुर से ही मेरा होम टाउन रज़ा नगर रामपुर ही है। मुलायम सिंह जी और अब अखिलेश जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाजवाद के, समाज में सबको इक्वलिटी मिले, जो संविधान का भी एक उसूल और ज़ाब्ता है, इक्वलिटी मिले और समाज के सब वर्गों को कोई वंचित ना रहे, महरूम ना रहे कोई। समाजवाद नाम ही उन्होंने शायद इसी वजह से रखा है कि सबको मान सम्मान और इज्जत मिले और भाईचारा कायम रहे। तो इस वजह से फिर कुछ चूँकि हमारी मस्जिद में आने वाले नमाजियों में समाजवादी के लोगों से भी मुलाकात, उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ रहा, तो उनके इस नज़रिए को, समाजवादी नज़रिए को समझने में हमें मदद मिली। और जो इस वक्त भी जो आपने अभी करंट सिनेरियो में देखा कि समाजवाद नज़रिया जो है यूपी में बहुत मजबूती के साथ जो है वो आया है निखर के, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि समाज के सभी वर्गों की उसमें शमूलियत है। इसके लिए अखिलेश जी बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। कांग्रेस को जिस तरह का सपोर्ट मिला है इस बार के चुनाव में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगभग एक ही वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, तो उसमें आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में किसी तरह की तकरार, किसी तरह की मतभेदों की गुंजाइश बनती है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल लाइफ हो या व्यक्तिगत लाइफ, आप जानते हैं कि ये तो सिर्फ चलता रहता है मतभेद, लेकिन आइडियोलॉजिकली जिस तरह का एक यूनिटी हुई है और कांग्रेस में भी इस तरह की फ़िक्र है कि भाई वंचित लोगों को, लेकिन एक कल्चर काफ़ी अरसे से ये हो गया था मुल्क में कि सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग पैसे वाले हैं, ख़ानदानी बैकग्राउंड वाले हैं, सिर्फ वही राजनीति में आ सकते हैं। मैं समझता हूँ अखिलेश जी ने एक साधारण एक मस्जिद के इमाम को लाकर, जिस पर लोगों का भरोसा और एतमाद था, मस्जिद में था, तो उन्होंने शहर में, पूरे शहर में हिंदू और मुसलमान सब ने, मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के वोट मिले हों, मैं समझता हूँ कि मुझे जो वोट मिले सबके मिले हैं और मिले हैं यकीनन। जो अब तो सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल हो जाती हैं, तो वो सिर्फ ये कि सबको ये अच्छा लगा। अभी भी मैं जाता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, कई बार गया, फिर जाऊँगा, तो मिलने वालों में सब लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, और बिना किसी उसके, तो उससे बहुत एक जो हमारी जो हज़ारों साल की जो तहजीब और कल्चर है वो देखने को मिलता है साफ। आज़म खान साहब ने वोट दिया उनके समर्थकों ने? देखिए, आज़म साहब रामपुर ज़िले के और स्टेट के एक बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और वो भारत बड़े हैं, पार्टी के भी बड़े हैं और ज़िले के भी बड़े आदमी। पर उन्होंने तो खुलेआम आपका विरोध करने का ऐलान तो किया था। क्या आपसे क्या नाराज़ी थी उनकी? कुछ मेरे ख्याल से अगर विरोध होता तो मुश्किल जीत होती, ऐसा हुआ नहीं। सब लोगों की सहमति सबसे हुआ है और ऐसा कोई विरोध कहीं हमें नहीं, हमें तो जो है वो सब लोगों ने सपोर्ट किया। आप कह रहे हैं उनके कहने के बावजूद लोगों ने विरोध नहीं किया? हाँ, नहीं, कोई ऐसी चीज़ पेश आई नहीं जिस तरह से, और ना ही उनसे कोई हमारी कोई दूरी है, ना कोई उनसे बहुत कुर्ब है। एक हमारी पार्टी के लीडर हैं, अजीम लीडर हैं। अब आप सांसद बन गए हैं, तो क्या इमामत जारी रहेगी, और कितना मुश्किल या आसान है बैलेंस बनाना पॉलिटिक्स और रिलीजन में? देखिए, ये सिर्फ नियत और इरादे का फ़र्क है कि अगर इस लाइन में हम खिदमत की नीयत से हैं, लोग जोड़ने की नीयत से हैं, तो इन्हीं लोगों ने हमें सपोर्ट किया कि इमाम साहब आपकी ये नीयत है लोगों की खिदमत करें, आप आराम से रहिए, अपने अल्टरनेटिव हमें दे दीजिए। हमारी मस्जिद के जो हमारे नायब होते हैं, मुअज्जिन होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उन्होंने संभाले रखा। ऐसे ही उम्मीद है कि ये लोगों का जो विश्वास है
जो यकीन है, जो एतमाद है, वो बना रहेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि मेरे लिए और आसान ये है कि चूँकि मेरा होम टाउन भी जो है वो रामपुर है, तो मुझे जाना ही रहता था। अब अगर 2-3 दिन भी अगर मैं वहाँ दूंगा और तब भी जो है वो बहुत इनफ है। मैंने लीडरों के बारे में पता किया, बहुत सीनियर लीडरों के बारे में, कि वो कंस्टिट्यूंसी में कितना वक्त देते हैं। तो वो नाम मैं गुरेज कर रहा हूँ किसी हिकमत से, जो बहुत कामयाब लीडर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे, उन्होंने 3 दिन दिए सिर्फ, जो सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। और उन लोगों की भी मैंने बहुत तारीफ सुनी जो सिर्फ महीने में 2 दिन देते थे, लेकिन देते थे। अभी पीछे एक प्रोग्राम में हम गए, संजय कपूर जी ने एक हमारी अलायंस थे वो इंडिया गठबंधन में, तो उन्होंने प्रोग्राम रखा था। तो एक बहुत बुज़ुर्ग ज़मीनी नेता खड़े हुए, बोले इमाम साहब अगर जयप्रदा जी 2 महीने में 2 दिन दिया करती थी, अगर आप इतने भी देंगे तब भी हम लोग मुतमैन। हमने कहा नहीं, महीने में नहीं, हम हफ्ते में 2 दिन तो कंपलसरी देंगे, और अगर इमरजेंसी हुई तो वर्किंग डे में भी हम यहाँ रहेंगे और आ जाएंगे। तो उस पर लोग बहुत खुश हुए। तो ये बहुत आसान है। असल इंसान की नीयत होनी चाहिए। आजकल डिजिटल ज़माना है, किसी भी चीज़ को करने के लिए हर वक्त हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। अगर आदमी करना चाहे, समस्या को हल करना चाहे, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें चलेंगी, इंशाल्लाह अच्छे से चलेंगी। एक और चीज़ है, मुसलमानों का नंबर पार्लियामेंट में गिरता जा रहा है, इस बार भी काफ़ी कम है। तो क्या लगता है कि मुसलमान कम आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, या पार्टीज उनको मौका नहीं दे रही हैं? देखिए, हालात हैं, वो आते हैं जाते हैं। कभी हालात ऐसे होते हैं कि लोग, जब माहौल बेहतर होता है तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। तादाद घटती बढ़ती रहती है। लेकिन ये अच्छी शुरुआत हुई है कि एक आम और साधारण लोगों का और नई उम्र के लड़कों का और लड़कियों का पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना, एक सेवा की नीयत से, खिदमत की नीयत से, ये एक हम सब के लिए, सारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी अलामत है। तो आपको लगता है कि पार्टीज अब और मौका देंगी? कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। पार्टियां भी मौके देंगी, और जब हम अच्छा काम करेंगे तो खुद डिमांड आएगी लोगों की तरफ से कि आप इनको मौका दीजिए। ये आपका अभी तक का जो पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? और दूसरा कि आप कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं? अब अगला सेशन आएगा, क्या बुलडोज़र का मुद्दा आएगा पार्लियामेंट में इस बार ही, और या यूपी के कोई और मुद्दे आप सोच रहे हैं? देखिए, एक्सपीरियंस में, आप मीडिया वाले लोग हैं, आपके सामने जो आदमी जितनी सच्चाई की बात करे उतना ही वो बच जाएगा, अपनी जान बचा लेगा। मैं रियली बताऊं कि एक चीज़ से तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि हम सब लोग जितने भी पार्लियामेंट में चुनकर आए, इस दफ़ा 281 लोग नए आए हैं। सब लोग, सब अच्छे अच्छे नाम उसके हैं, उस रब के नाम से हलफ लेते हैं, जो भी जिसका भी इसको मानता है। लेकिन अफसोस ये हुआ कि बस जैसे ही हलफ लेके नीचे आते हैं हम लोग, फिर वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। कम से कम सदन के अंदर तो हम लोग एक दूसरे का उसी पर अमल करें जिसको नाम से हलफ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जिसके नाम से कसम खा रहे हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगी कि हम लोग क्यों अपने, मतलब ऊपर वाले को धोखा दे रहे हैं। भाई, उस जगह बैठ कर के जहाँ सबने जो है ये तय किया कि हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, वफादारी के साथ, एकता और अखंडता के साथ, कास्ट और रिलीजन से बुलंद होकर के जो भारत का संविधान है उसके मूजिब जो तय पाया है, नहीं करते। हम नहीं करते, हमारी गलती है। होना चाहिए था कि उस 4 दीवारी के अंदर तो ये बात होनी चाहिए कि भाई सच्चाई के साथ, जहाँ जहाँ नीडेड लोग हैं, जहाँ जहाँ सब फर्स्ट नीड जहाँ पर है, वहाँ जख्म मरहम लगाइए, उस परेशानी को दूर करिए। उसके बाद अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी सब लोग ज्वाइन करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद है होगा आगे आने वाले समय में। आपने ये नहीं बताया कौन से मुद्दे आप उठाने जा रहे हैं आने वाले सेशन में? किसी भी देश की धरोहर एजुकेशन और सेहत होती है, वही फ्यूचर है। अगर हमने उसमें कंप्रोमाइज़ किया और उसकी तरफ ढील डाली
तो हम अपने मुल्क के और अपने फ्यूचर को, हमारा फ्यूचर और मुल्क का फ्यूचर अलग नहीं है, हम अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को अंधेरे में डुबा रहे हैं। जिस घर में रात को तू मैं हो, हस्बैंड वाइफ में, सुबह को बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो अच्छे मन से नहीं जाएंगे, उनका मोरल, उनका हौसला टूट चुका होगा। वैसे ही मैं समझता हूँ ये पूरा मेरा देश, भारत देश एक परिवार है। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अलग अलग विभिन्न चीज़ों में ऐसे लड़ेंगी कि देश के लोगों का जो मन है वो ख़राब हो, तो बच्चों क्या सीखेंगे, स्टूडेंट्स क्या देंगे, कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? इस पर सोचना चाहिए हमें। ये जो बहुत छोटे दर्जे की चीज़ है, हमें यूरोप को ही अपना आइडियल मान लेना चाहिए कि वहाँ एक फेडरल स्टेट किस तरह रजाकाराना तौर पर एक बहुत सी स्टेटें हैं जो काम कर रही हैं अपने शहरियों के लिए। जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और इज्जत और जिल्लत तो ऊपर वाले के हाथ में, जो ज़्यादा सेवा करेगा उस पर ध्यान रखेगा, उसके बंदों की सेवा करेगा। वो देखिए रातों रात में तो सेवा करता, बताया नहीं, ऐसे लोगों के काम कर दिया करता था। मुझे क्या खबर थी कि अखिलेश जी कहेंगे कि इमाम साहब आके रामपुर जो है आप इलेक्शन लड़ लीजिए, तो मेरे तो दिल की वो आरज़ू पूरी हो गई। तो रामपुर के लिए कोई खास, रामपुर के मसलों पर कुछ आप बात करेंगे, वहाँ के विकास के लिए कुछ आपके जहन में कोई बातें हों कि क्या करना चाहते हैं वहाँ के लिए? कि रामपुर में जैसे मैंने कहा कि सारे देश का मसला तालीम और सेहत है, वैसे ही रामपुर में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बन सका अभी तक। 18 लाख की आबादी, 19-20 लाख की आबादी करीब है। 18 लाख तो वो हैं जो बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं। कम से कम 1500 पेशेंट हैं डेली के, और 250 बेड सिर्फ जो ज़िला सहकारी अस्पताल है उसमें हैं। वो सारे मरीज उत्तराखंड, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली पर बार्डन है। तो कितनी परेशानी है वहाँ पर, कितने लोगों को परेशानियाँ हैं। तो कम से कम मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए से भी ये गुजारिश करता हूँ जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं उनसे, कि वो एक मेडिकल कॉलेज जो सहकारी बैंक में उसमें लग जाएगा, अस्पताल में बड़ी इमारत है, वहाँ बड़ी इमारत है, बहुत अच्छे चल सकता है, कम से कम ज़िले को दे दें। मौलाना साहब, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कुछ मस्जिद हटाने की भी बात आई थी। इसमें पार्लियामेंट मस्जिद, सुनहरीबाग मस्जिद का भी हटाने का नाम था। उसका क्या स्टेटस है और क्या आप ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे इसके ऊपर? नहीं, देखिए, जो संविधान है उसकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी ऐसी चीज़ को करने का अलाउ ही नहीं करती है। जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान ये है, लेकिन इस पर चलने वालों की नीयत के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ ये। और ये मस्जिद तो ऐसी हिस्टोरिकल मस्जिद है जहाँ APJ कलाम साहब ने नमन किया हो, नमाज पढ़ी हो, सजदा किया हो, जहाँ 3-3, 4-4 जो हमारे स्वर्गीय प्रेसिडेंट रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, अभी हामिद अंसारी साहब भी 10 साल तक यहाँ, और फिर देश के कितने महत मेहमान यहाँ आकर के नमाज़ पढ़ कर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कोई ये ना तो लॉजिकली, ना कानूनी तौर पर, ना किसी तहजीबी और सकाफ़ती तौर पर, कल्चरली तौर पर भी ऐसी जगह को जहाँ स्वर्गीय प्रेसिडेंट की एक ख़बर मौजूद हो, उस जगह जहाँ नेहरू जी और आज़ाद, और जो उस वक़्त मुल्क बहुत कमज़ोर था जब आज़ाद हुआ था, अब तो बहुत हम स्ट्रॉन्ग हैं और भी स्ट्रॉन्ग होंगे इंशाल्लाह, सुपर पावर बनेंगे आने वाले वक्त में। तो एक ऐसी जगह को जहाँ के आज़ादी के उसमें उसका शमूलियत हो, उस जगह को हम क्यों टच करेंगे? मुझे नहीं लगता ये चीज़ कैसे होगी, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगी। कुछ आप बता रहे थे कि उसका मस्जिद के जो ज़मीन का है मामला, वो काफ़ी, उसका दायरा काफ़ी बड़ा था। अब ये तो रायसीना जो गांव था उसकी मस्जिद थी बेसिकली। अंग्रेज़ों ने 1911 में जब इसको एक्वायर किया तो इस मस्जिद की भी काफ़ी ज़मीन थी जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये भी मस्जिद की ज़मीन है 13 बीघे कितनी, लेकिन उन्होंने 1700 गज जगह कुछ मस्जिद के लिए छोड़ दी थी ताकि वर्शिप प्लेस में हम इंटरफेयर ना करें। वो बाहर के लोग थे, तब उन्हें इतनी रियायत थी कि किसी के रिलीजन में हम इंटरफेयर ना करें, नमाज पूजा मंदिर में, मस्जिद में एज इट इज़ चलती रहे। अब तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, अब तो हमारे लोगों के हाथ में है, तो वो क्यों हमारी
पूजा में और इबादत में और मस्जिद में इंटरफेयर करेंगे। इसी से कुछ रिलेटेड सवाल कि अभी तक जो पिछले कुछ सालों में जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं उतने नहीं उठाए हैं जितने शायद उठाने चाहिए थे। आपको लगता है कि इस चुनाव के रिज़ल्ट के बाद ये बदलेगा और जो कुछ पार्टीज़ हैं वो अब उतना हेसिटेट नहीं करेंगी ये सब इश्यूज़ रेस करने में? देखिए सिस्टर, मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। मुस्लिम कम्युनिटी कोई अलग कम्युनिटी मुल्क की कोई ऐसी वो नहीं है कि उसका कुछ अलग कोई सिस्टम हो या वो कोई अलग हिस्ट्री रखते हों। जो मुल्क की हज़ारों साल तारीख़ है वही मुस्लिम हमारी तारीख़ है। तो और जो संविधान सबको बराबर रखते हैं वही, कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो मुद्दे हैं, अगर किसी आदमी के साथ कहीं सड़क पर अन्याय होता है तो वो एक हिंदुस्तानी के साथ हो रहा है। वो मुस्लिम, उसे कोई भी कपड़े पहना दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हरा पहना दो, लाल पहना दो, पीला पहना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसानियत की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि हमारे यहाँ इंसानियत की कितनी इज्जत है। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं उठता। कि ऐसे ही कोई भी धर्म प्लेस है उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं, सब धर्म बराबर हैं। मैं इस हो सकता है आप मेरे बहुत से लोग मुस्लिम लीडरशिप मेरी इस राय से इख्तिलाफ रखें, मैं अलग से किसी चीज़ का कायल और दावेदार ही नहीं हूँ। तो कहता हूँ कि जिस चीज़ का संविधान ने प्रोमिस किया है वो सब एज ए शहरी सब बराबर हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की चॉइस पर्सनल क्या है। ये हमारी हज़ारों साल की जो है वो परंपरा और संस्कृति रही है। जब आप कैंपेन कर रहे थे तो उस दौरान किस तरह के इश्यूज़ आए आपके सामने? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल पेश आए वो यही कि लोगों में इक्वलिटी और समानता, जो फेटर्निटी जो लफ्ज़ आया है उसकी कमी महसूस होती है। जस्टिस और फेटर्निटी, इंसाफ और भाईचारा, ये दो चीज़ें हमारी संस्कृति की, हमारे संविधान की, हमारे उन पुरखों की जिन्होंने हज़ारों साल जुल्म से लड़ाई लड़ी है, उनकी रूह की भी आवाज़ ये है कि भारत की ये दो चीज़ें रहनी चाहिए, इंसाफ और भाईचारा। और ये जो एक अमीर और गरीब का एक पॉलिटिकल एक वो दीवार खिंच गई थी, मैं इसलिए नहीं कि अखिलेश जी ने मुझे मुकल कि अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा काम करके ये दिखाया। कई लोग पार्लियामेंट में मुझे मेंबर मिले कि इमाम साहब आपने जो है वो इस रिवायत को तोड़ा है, समाजवादी ने और अखिलेश जी ने, कि ये सिर्फ जो सियासत में आने का सिर्फ पैसे वालों का काम है या सिर्फ जो है जिनकी बैकग्राउंड है उनका ही काम है, बल्कि आपने दिखाया कि नहीं, ये कोई भी आ सकता है अगर कोई सच्ची नीयत और उसके श्रद्धा हो कि मैं खिदमत करूँगा। आपने कहा कि जैसे मुस्लिम कौम के लिए आपको अलग से कोई विशेष रियायत की ज़रूरत नहीं है, जो सब भारत वाले हैं उन सब के लिए एक तरह का कानून ये सब होना चाहिए, वही आप कहना चाह रहे हैं। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है वो, और वो कहती है कि हिंदू और मुस्लिम में उनकी योजनाओं में किसी तरह का भेद नहीं है, सबके लिए बनी है, तो आप उससे इख्तिलाफ रखते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं? देखिए, वही हमने कहा कि जब तक नियत और इरादा हो, अल्फाज तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए हैं, उनको लागू और नाफिज करने में हमारी पूरा खुलूस झलकता हो कि हम सबको बराबरी के साथ करें और सबकी सहमति से हो, और उसके लिए सहमति ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को चाहता हूँ कि एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूंसी बने, हमने अब वहाँ हम लोगों को छान रहे हैं, हर कम्युनिटी में से लोग लेंगे, वो तय करें कि कहाँ कहाँ फर्स्ट नीड चाहिए उनको, थोड़ी थोड़ी सही सब जगह पहुँचे, सबकी शमूलियत से पहुँचे, सबकी राय से पहुँचे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, होना चाहिए, पर हो रहा है क्या? नहीं, वो तो आप उससे बेहतर जानते हैं। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, ये अलग विषय है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब एक अलग विषय है। इमाम साहब, इस बार जो ओथ हुई उसमें ओवैसी साहब ने जय फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया, भाजपा के कुछ एमपीज़ जो है जय हिंदू राष्ट्र,
और जय श्री राम के नारे अक्सर लगाते रहते हैं। तो आपको लगता है कि लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर इस तरह के नारे जायज़ हैं? इसके लिए तो शायद कोई कमेटी स्पीकर साहब ने बना दी है। अब मैं समझता हूँ इसमें कुछ हमें कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो जो हुआ वो हो चुका। हम तो चाहते हैं कि जो संविधान ने जो जितना कहा है, और वो उसमें तो सब संविधान के अकॉर्डिंग ही उसको ऊपर अपने जो जिसकी आस्था है उसी का नाम लेता है। उसमें तो कुछ कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, सब उसी के नाम से शुरू करते हैं। मौलाना साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आप हर जुमा को, हम भी सुनते हैं, मैं भी जाता हूँ आपके यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, गाज़ा के लिए दुआ करवाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया ने इस वक्त गाज़ा के लोगों की तरफ आंखें बंद कर दी हैं और उसमें हमारा मुल्क भी शामिल है? ऑफ कोर्स, जिस तरह से हमें मजलूमों के लिए खड़ा होना चाहिए, जैसे गांधी जी, नेहरू जी और आज़ाद, जब जो मुल्क में जो आज़ादी की लड़ने वाले पहले लोग थे, फर्स्ट रो में जो बैठे हुए, उनका कहना था कि जहाँ भी कहीं जुल्म होगा, हम साउथ अफ्रीका में खड़े हुए, तो हमें आगे आना चाहिए। और हमारे गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा फ़लस्तीन के लिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर हिंदुस्तानी का हक हिंदुस्तान पर है, वैसे ही फ़लस्तीन में पैदा होने वाले हर अरब का फ़लस्तीन में हक है। उनको एक स्ट्रेटजी के तहत बेघर करना, और जिस तरह से दुनिया ने इस वक्त उनकी तरफ से उनके हक में ना बोल करके एक वो परंपरा शुरू की है, ये सारी इंसानियत का नुकसान है। और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि भारत बहुत अजीम देश, हमारा इतना ग्रेटनेस है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हम कितने ग्रेट हैं। भारत को तो न सिर्फ वहाँ मध्यस्थता करके उसे जंग को रुकवाना चाहिए, बल्कि यूक्रेन में भी जो इंटरफेयर करके उसको रुकवाना चाहिए, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। दुनिया में इससे बड़ी कोई और मिसाल नहीं है। इमाम साहब, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि तलाक़शुदा महिलाएं जो हैं वो मेंटेनेंस की हकदार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये फ़ैसला इस्लामिक लॉ के ख़िलाफ़ है और वो इसको ओवरटर्न करने के लिए कदम उठाएंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? देखिए, ये बहुत पहले का मुद्दा है और पहले ही से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया था। अब उसको दोबारा उसको रिपीट किया गया है। मैं समझता हूँ इसमें कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं, और इन हज़रात ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड वाज़े किया है। आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या राय है? देखिए, यूनिवर्सल कार्ड जो है वो यूसीसी सबकी सहमति से लिखा हुआ है वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में। सबकी सहमति होगी जब ही तो उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब किसी की सहमति आप ना लें तो फिर तो वो जबर हो गया, फिर वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। सहमति का लफ्ज़ है, और सहमति ही उस जमहूरियत की स्पिरिट है। तो आपका मानना है कि अगर यूसीसी लागू भी करना है तो पहले एक सहमति बनानी होगी, पहले यूनानिमिटी बनानी होगी उसको? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, सहमति पहला स्टेप है किसी भी चीज़ को लाने से। और किसी के खदशात कुछ हैं, किसी की बाउंडेशन कुछ है, किसी की कुछ है। अपने हमारे मुल्क में सब तरह के कल्चर हैं, हर तरह, साउथ का अलग कल्चर है, नॉर्थ का अलग कल्चर है, ईस्ट का अलग कल्चर है, वेस्ट का अलग कल्चर, हर कितनी तो भाषाएं अलग हैं, ज़बान अलग है, कल्चर अलग है, जो लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा कल्चर है हमारा कि हम इस सब को समाये हुए हैं। ये भी हमारा कल्चर। तो अब जब जहाँ तक जिसकी बाउंडेशन है उसमें सबकी सहमति हो कि एक बड़ा जो स्कोप बने, तो उसमें सबको लेने की बात हो तो सहमति से तो होना चाहिए। सहमति का मसला है। इमाम साहब, कुछ लोग मानते हैं कि पिछले 8-10 साल से जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एक डर, एक भय और एक इनसिक्योरिटी के माहौल में रह रहे थे। तो आपका क्या कहना है इस पे? और दूसरी बात, जो ये चुनाव के नतीजे आए, इससे इस पर फ़र्क पड़ेगा आप माहौल में? देखिए, माइनॉरिटी के लिए नहीं, डर जो है वो सभी वर्गों में है, सभी लोगों में है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके अंदर भी डर पाया जा रहा है। आप किसी से भी मालूम कर लीजिए, आपके सामने से गुजरते हैं सब लोग एक दूसरे से। डर सब में आया है, सिर्फ माइनॉरिटी में नहीं। वो डर क्यों आया है, ये सोचने की बात है। जब
कानून को नाफिज करने वाले लोगों में उनकी मंशा और नियत और इरादा, नीति और नियत जब साफ होती है तो डर ख़त्म हो जाता है। इंसाफ जहाँ होता है वहाँ डर निकलता है। जहाँ बेइंसाफ़ी होती है वहाँ डर खुद घर में महसूस होता है, आदमी को अपने घर में महसूस होने लगता है। जब घर में नाइंसाफ़ी होने लगती है परिवार में, तो खुद आदमी अपने परिवार में अपने आप को अनसे महसूस करता है। जवाब तो बहुत पॉलिटिकल लगा। मैं खुल के जानना चाह रहा था कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि अब समीकरण बदलेंगे, कुछ माहौल बदलेगा? देखिए, ये सब कोई कहे कि माइनॉरिटी या किसी खास वर्ग का ये डर दूर हो रहा है, कुछ नहीं। ये सब पूरी जनता, जो हिंदुस्तानी हमारी सारी आवाम है, जनता है, ये उसकी उम्मीदें हैं कि वो चाहते हैं कि मुल्क में भाईचारा और इंसाफ का माहौल कायम हो। ये उन सब की आवाज़ है, नॉट एनी कम्युनिटी। हम किसी एक को नहीं, सबकी आवाज़ है, ये सबकी दिल की आवाज़ है। और मैं चाहता हूँ कि देश की सेवा जो लोग कर रहे हैं उन्हें इन सबकी आवाज़ को सुनना चाहिए कि बहुत दिन तक जो रियल मुद्दे हैं उनसे हम लोगों को डाइवर्ट नहीं रख सकते। जो मुद्दे हैं वो बहुत अहम है। मौलाना साहब, आपने हिंदुस्तानी भाषा की बात की सेशन को शुरू होने के पहले। बहुत सारे पुराने नाम थे जो उर्दू के थे, जो रीनेम कर दिए गए हैं, जैसे मुग़ल सराय, अलीगढ़ की बात चल रही है, इलाहाबाद बदल दिया गया। इस पे आपका क्या थॉट है? और रामपुर से एक सवाल है कि रामपुर बहुत तारीख़ी जगह है, और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की बात करें या कोठियों का शहर बोलते थे, दरवाज़ों का शहर बोलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें लुप्त हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। तो क्या आप एज एन MP कुछ प्लान लाना चाहते हैं अपने शहर के लिए, ताकि उसकी जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको भी आप सामने ला सकें? देखिए, नाम चेंज करने से बहुत कुछ वो नहीं होता बहरहाल, लेकिन हर नाम के साथ कोई ना कोई हिस्ट्री जुड़ी होती है। वो खुद हमारी एक संस्कृति और तहजीब और हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो इस पर ज़्यादा वो हम अपने अंदर तब्दीली लाएं, समाज अपने अंदर तब्दीली लाए, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, ये खास बात है। दरवाज़ों और नाम को बदलने से प्रगति नहीं होने वाली। प्रगति तो काम से होगी, पॉजिटिव काम से होगी, निगेटिविटी को समाज से दूर करने से होगी। नाम बदलने से इतिहास का एक पन्ना हट जाता है? कोई पन्ना नहीं हट जाता, वो हज़ारों जगह लिखा हुआ है। जिस चीज़ को हम हटा रहे हैं वो हट ही नहीं सकता, वो तो हज़ारों जगह लिखा हुआ हिस्ट्री में है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से सुई को हम उल्टा नहीं घुमा सकते, इसी तरह से हिस्ट्री को उल्टा नहीं लिखा जा सकता। जो लिखा जा चुका वो लिखा जा चुका। अब तो हमें अब उसमें बेहतरी है कि हम उसको किस तरह से प्रगति की तरफ अपनी दिशा करें, ये है असल बात। इमाम साहब, एक सवाल अखिलेश यादव की लीडरशिप को लेकर के है कि अखिलेश की लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? और इस बार समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, फ्यूचर में कभी मौका मिला तो क्या अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, ये तो जनता का फैसला होता है, और क्या वो समीकरण बने ये तो जनता का फैसला होगा। जब भी होगा, जिसके मुकद्दर में लिखा, जो जनता जिसको प्यार और सम्मान देगी। हाँ, ये बात है कि यूपी के इन चुनावों में अखिलेश यादव जी ने बहुत सच्ची श्रद्धा से, बहुत साफ दिल से हर वर्ग को, हर वंचित वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश की, और जो रिवायती जो तरीक़ा था सियासी पार्टियों का, उससे हट कर के उन्होंने यंग लोगों को टिकट दिए, उनसे बात भी की, और फिर जो है वो एक अलग तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्या कहते हैं, उन्होंने एक परंपरा शुरू की है कि उन लोगों को लाया जाए जो जिनके मन में समाज की खिदमत करने का जज्बा है, शौक़ है, भावना है, अच्छी भावना है, और उससे करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब। थैंक यू।